साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल विथ बीपी में। आज हम फिर से चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1, वर्ग 2, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ हर एक एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्नों के बारे में। साथियों आज का हमारा पहला प्रश्न है, मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम हैं। साथियों मिश्र बंधु किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं था। मिश्र बंधु तीन लोग थे जिन्होंने मिलकर के जो है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का काम किया और इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। तो वह तीन नाम कौन से थे हमें इसके बारे में बताना है। तो मिश्र बंधुओं में जो तीन नाम मुख्य रूप से हैं वह हैं आपके गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों थोड़ा सा और जान लेते हैं मिश्र बंधुओं के बारे में। मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के नाम में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी हैं। मिश्र बंधुओं ने जो है हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा और इन्होंने अपनी किताब मिश्र बंधु विनोद को जो है 4 भागों में प्रकाशित किया। इसके प्रथम 3 भाग जो है 1913 में प्रकाशित किए गए, जबकि चौथा भाग 1934 में प्रकाशित किया गया 20 साल बाद। 21 साल बाद हमें इसको याद रखना है। मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भागों को हिंदी नवरत्न के नाम से भी जाना जाता है या हिंदी नवरत्न नाम के प्रकाशित कराया गया। तो इतना हमें याद रखना है। मिश्र बंधु विनोद में 3 भाई थे, श्याम बिहारी, गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी। मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में जो है मिश्र बंधु विनोद के नाम से किताब लिखी, जिसके प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए, जबकि चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। प्रथम 3 भाग को हिंदी नवरत्न के नाम से जाना गया या हिंदी नवरत्न के नाम से प्रकाशित कराया गया। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। साथियों क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं आपको सभी कंप्लीट होने वाले हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसको जरूर लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ। तो हमने अभी अभी पढ़ा है मिश्र बंधु विनोद के जो 4 भाग प्रकाशित हुए, प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जा करेक्ट आंसर। इसके अलावा हमें इसको याद रखना है, प्रथम 3 भाग जो प्रकाशित हुए थे वह हिंदी नवरत्न के नाम से प्रकाशित हुए थे मिश्र बंधु विनोद के द्वारा। मिश्र बंधु विनोद जो है 3 भाई थे, श्याम बिहारी, गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी। इसको भी हमें याद रखना है। और इन्होंने हिंदी साहित्य का काल विभाजन भी जो है 5 भागों में किया था। एक था आरंभिक काल, एक था माध्यमिक काल, एक था अलंकृत काल, एक था परिवर्तन काल और एक था वर्तमान काल। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। साथियों आज का हमारा अगला प्रश्न है, मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ। तो हमने अभी अभी याद किया है, मिश्र बंधु विनोद जो है 4 भागों में प्रकाशित हुआ। प्रथम 3 भाग 1913 में, चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। प्रथम 3 भागों को जो है हिंदी नवरत्न के नाम से जाना गया। इसके अलावा मिश्र बंधुओं में जो है आपको फिर से याद करा देता हूँ, 3 भाई थे, 3 भाइयों ने हिंदी साहित्य के इतिहास को मिलकर के लिखा, जिसमें इनकी किताब का नाम था मिश्र बंधु विनोद, जिसके जो तीनों भाई थे इनका नाम था श्याम बिहारी, गणेश बिहारी और सुखदेव बिहारी। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। साथियों काफ़ी लेवल का प्रश्न है, आपको बताना है मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा क्या निर्धारित की। साथियों मैं आपको बता दूं, मिश्र बंधुओं ने जो है हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया। हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन के उन्होंने 5 भागों में बांटा। एक भाग था आरंभिक काल, एक भाग था मध्यमिक काल, तीसरा भाग था अलंकृत काल, चौथा भाग था परिवर्तन काल और 5वां भाग था वर्तमान काल। तो दोस्तों जो इनका परिवर्तन काल था वह माना जाता है 1890 से 1925 विक्रमी संवत। इसको हमें याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1825 यहाँ पे ईस्वी लिखा हुआ है, एक बार मिस्टेक हो चुकी है। 1890 विक्रमी संवत से 1925 विक्रमी संवत, यहाँ पे ईस्वी को मैं ध्यान नहीं दे पाया था, इसलिए गलती से ऑप्शन सी बता दिया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। 1890 विक्रमी संवत से 1925 विक्रमी संवत जो है मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल का समय माना है। साथियों थोड़ा सा और इसके बारे में जान लेते हैं। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद में काल विभाजन का प्रयास किया, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इन्होंने हिंदी साहित्य के जो है इतिहास को या हिंदी साहित्य के विकास को 5 भागों में बांटा। पहला भाग था प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल को इन्होंने 700 से 1440 विक्रमी संवत तक बांटा। दूसरा काल था माध्यमिक काल, जिसको इन्होंने 1425 से 1680 तक बांटा। पहला था 700 से 1440, दूसरा था 1445 से 1680, तीसरा था अलंकृत काल 1681 से 1889 तक इन्होंने बांटा।
चौथा काल था परिवर्तन काल। परिवर्तन काल को इन्होंने जो है 1890 से 1925 तक बांटा। और लास्ट था वर्तमान काल 1926 से अब तक। तो दो तो हमें याद हो ही चुके हैं, एक है 1890 से 1925 और वर्तमान काल 1925 के बाद। इसको हमें याद रखना है। पहला है 700 से 1400, दूसरा है 1400 से 1680, तीसरा है 1680 से 1889। इस तरीके से हमने देखा मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय जो निर्धारित किया वह किया 1868 से 1893। हमें इसको याद रखना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1868 से 1893। और इसको हम विस्तार से थोड़ा सा जान लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्थान का जो समय है वह, इसको हम पूरा अच्छे से पढ़ लेते हैं ताकि पूरे फैक्ट हमें मिल जाए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय 1868 से 1893, संवत है 1925 से 1950 तथा द्वितीय उत्थान का समय 1893 से 1918, संवत है 1950 से 1975। इसको माना है। तो प्रथम उत्थान 1925 से 1950 विक्रमी संवत और 1950 से 1975 तक जो है इन्होंने जो है द्वितीय उत्थान का समय माना। इसको हमें विशेष रूप से याद रखना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर गहरा पड़ा है। उन्होंने जिस प्रकार हिंदी गद्य को परिमार्जित करके बहुत ही सरल, मधुर और स्वच्छ रूप दिया है, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा किया है। उनके भाषा संस्कार की महत्ता सब लोगों ने मुक्त खंड से स्वीकार की है। वे वर्तमान हिंदी के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये यहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा फैक्ट मिला है आचार्य भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। भारतेंदु हरिश्चंद्र को वर्तमान हिंदी गद्य का प्रवर्तक माना जाता है। इसको हमें याद रखना है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। हमें दो चीज़ यहाँ पे याद रखनी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है हिंदी के उत्थान के दो समय माने हैं, विक्रमी संवत 1925 से 50 प्रथम उत्थान और दूसरा 1950 से 1975 द्वितीय उत्थान। साथियों, यदि हम इसमें से 57 घटाते हैं तो हमें ईस्वी सन मिल जाता है। एक बार हम इसको घटा करके भी देख लेते हैं ताकि हमें याद बना रहे। साथियों, बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं जो विक्रमी संवत और ईस्वी सन में काफ़ी कन्फ्यूज रहते हैं। तो आपको कुछ एक याद कर लेना है और जब आपको ईस्वी या संवत पूछा जाए तो आपको जो है विक्रमी संवत में से जैसे ही हम 57 माइनस करते हैं तो हमें मिल जाता है उसका ईस्वी सन। आप यहीं पे देख सकते हैं 1950 और 1893। यदि 1893 और 1950 को हम घटाते हैं तो हमें 57 का अंतर देखने को मिलेगा। 1975 और 1918 को घटाते हैं तो भी 97 का अंतर देखने को मिलेगा। तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। तो इन्होंने प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित जो की थी वह की थी 1925 से 1950 विक्रमी संवत। यदि इसको हमें सन में देखना है तो 1925 या 1950 में से हम यदि जैसे ही 57 माइनस कर देंगे तो आपको ईस्वी सन मिल जाएगा। ये आपका एक थंब रूल है। आपको जहाँ भी विक्रमी संवत मिले, विक्रमी संवत में से आप जैसे ही 57 घटाते हैं तो आपको ईस्वी सन मिल जाएगा। वहीं इन्होंने द्वितीय उत्थान की जो समयावधि मानी थी वह मानी थी 1950 से 1975। तो इसको भी हमें याद रखना है। प्रथम का राइट आंसर यहाँ पे भी हो जाएगा। 1925 से 50 इन्होंने राइट आंसर माना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय मांगना है। तो द्वितीय उत्थान का समय यहाँ पर अब देखिए हमसे ईस्वी सन में पूछा गया है। ईस्वी सन में यदि हमसे पूछा गया है तो हमें जो है यहाँ पर यदि ईस्वी सन नहीं भी याद है तो हम सीधे क्या करेंगे, 1950 में से 57 माइनस कर देंगे क्योंकि 50 से 75 माना गया है। तो 1950 में से जैसे ही हम 1950 में हम जैसे ही 57 माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। यहाँ पे 0 का हम 10 मानेंगे, बचेगा यहाँ पे 3। यहाँ पर 5 का 15 मानेंगे, 15 में से 6 जाएंगे तो बचेंगे 9। तो 1893 से हमारा आ जाएगा उत्तर 1918 तक। आप इसको देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर आ गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई? इसका हमें राइट आंसर बताना है। नागरी प्रचारिणी सभा का जो है स्थापना जो हुई थी वह हुई थी 1893 ईस्वी में। इसको हमें याद रखना है। नागरी प्रचारिणी सभा एक जो है संस्था है जो काशी से चलती थी। इसके बारे में हम और विस्तार से जान लेते हैं।
यहाँ पर साथियों नागरिक प्रचारणी सभा के बारे में पूरा बताया गया है कि काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में श्याम सुंदर दास जी ने की। इसको हमें याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में श्याम सुंदर दास जी के द्वारा की गई। नागरिक प्रचारणी सभा हिंदी भाषा, साहित्य तथा देवनागरी लिपि की उन्नति व प्रचार प्रसार करने वाली भारत की अग्रणी संस्था है। हिंदी साहित्य के नियमन, नियंत्रण और संचालन में इस सभा का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ से हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किया गया। इस शब्दकोश के लेखक श्याम सुंदर दास हैं। हमें दो नाम यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण याद रखने हैं। सबसे पहले नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में विक्रमी संवत में यदि पूछा जाए तो इसी में हमें 57 जोड़ देना है, तो 7 3 10, 9 5 14 और एक 15 की 9 5 14 और एक 15 की 5 हासिल आई 1 8 और एक 9 और 1950 विक्रमी संवत या 1893 ईस्वी हमें इसका स्थापना वर्ष मानना है। इसके बाद हमें यहाँ पर जो है देखना है नागरिक प्रचारणी सभा जो है हिंदी साहित्य के लिए महत्वपूर्ण संस्था है जो देवनागरी लिपि की उन्नति और प्रचार और प्रसार के लिए महत्वपूर्ण काम करती है। इसके अलावा हमें याद रखना है कि यहीं से जो है हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किया गया और इस शब्दकोश के लेखक, हिंदी शब्द सागर क्या है, एक शब्दकोश है, हिंदी की डिक्शनरी है जिसके लेखक श्याम सुंदर दास हैं। इतना हमें इसको याद रखना है। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना श्याम सुंदर दास जी ने ही की थी, इसको भी हमें याद रखना है 1893 में। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। साथियों हमारा अगला प्रश्न है नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो रामचंद्र वर्मा नागरिक प्रचारणी सभा में नहीं थे। बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित रामनारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह इस जो है संस्थापक सदस्यों में से थे नागरिक प्रचारणी सभा के। क्या थी पूरी नागरिक प्रचारणी सभा के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। साथियों नागरिक प्रचारणी सभा के बारे में इतना हमें याद रखना है। सबसे पहले नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 16 जुलाई 1893 में इनके जो है वाराणसी में 1893 में हुई, जिसकी स्थापना बाबू श्याम सुंदर दास ने की। इसके अलावा पंडित रामनारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह जैसी प्रभृतियों का भी मुख्य योगदान इसमें रहा। तो इसको हमें याद रखना है। इसमें मुख्य रूप से 3 लोगों का नाम आता है, बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित रामनारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह। इसको हमें विशेष तौर पे याद रखना है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर जो दिए गए हैं इसको भी एक बार हम देख लेते हैं कि आचार्य रामचंद्र वर्मा हिंदी साहित्यकार एवं के कोशकार रहे हैं। ये हिंदी शब्द सागर के संपादक मंडल के प्रमुख सदस्य भी रहे। इन्होंने आचार्य किशोरीलाल वाजपेयी के साथ मिलकर अच्छी हिंदी का आंदोलन चलाया। हिंदी का मानकीकरण हुआ। इन्होंने सन 1919 में महात्मा गांधी नामक पुस्तक लिखी। तो हमें इसको भी याद रख लेना है। ये महत्वपूर्ण तथ्य अलग से एक फैक्ट है जो आपके लिए काम में आ सकता है। मुख्य तौर पर हमें याद यही रखना है कि नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 16 जुलाई 1893 में श्याम सुंदर दास जी के द्वारा की गई। ये वही श्याम सुंदर दास हैं जिन्होंने हिंदी शब्द सागर का जो है प्रकाशन किया या हिंदी शब्द सागर लिखा। इसके अलावा इसके साथ पंडित रामनारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह जैसी प्रभृतियाँ भी इसमें शामिल रहीं। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। साथियों आज का अगला प्रश्न है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई। तो इसका राइट आंसर है सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। ये भी हिंदी साहित्य से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बारे में और विस्तार से जानते हैं। साथियों फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। बेलेजली जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना की गई। इसको हमें याद रखना है। जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना की गई। इसके बाद यही संस्था बाद में फोर्ट विलियम कॉलेज के रूप में जानी गई। और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना टीपू सुल्तान पर ब्रिटेन के निर्णायक विजय की स्मृति में हुई थी। टीपू सुल्तान ने जो है ब्रिटेन पर एक निर्णायक विजय प्राप्त की, जिसकी स्मृति में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 10 जुलाई 1800 को मार्केस ऑफ बेलेजली ने की। इसको हमें याद रखना है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना मार्केस ऑफ बेलेजली ने की और बेलेजली ने जॉन गिलस्टाइल की अध्यक्षता में जो है ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना की। बाद में यही फोर्ट विलियम कॉलेज के नाम से जानी गई। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गिलक्राइस्ट उसके हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त थे और उन्होंने जो है हिंदी शिक्षण के लिए 2 भाषा पंडितों लल्लूलाल और सदल मिश्र की नियुक्ति की। इसको भी हमें याद रखना है। मुख्य तौर पर याद रखना है यही कि जो है 1800 में इसकी स्थापना हुई। सदल मिश्र और लल्लूलाल को जो है यहाँ पर जो है हिंदी शिक्षण के लिए नियुक्त किया गया और टीपू सुल्तान की ब्रिटेन विजय पर इसकी स्थापना हुई। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ।
साथियों आज का हमारा अगला प्रश्न है, कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे। तो हमें एक बात और याद हो जाएगी कि जो फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर था, कलकत्ता में, और इसके संस्थापक थे जॉन गिलक्राइस्ट। इन्होंने इसकी जो है संस्थापक थे किसके, फोर्ट विलियम कॉलेज की, जिसकी स्थापना हुई थी सन 1800 में, 16 जुलाई 1800 में। इसके अलावा हम इसमें एक चीज़ और याद कर सकते हैं, इसमें लल्लू लाल और सदल मिश्र के लिए जो है हिंदी शिक्षण के लिए नियुक्त किया गया था, इसको भी हमें याद रखना है। टीपू सुल्तान की ब्रिटेन विजय पर इसकी स्थापना हुई थी, इसको भी हमें याद रखना है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। साथियों अगला प्रश्न है, सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है। तो इसका राइट आंसर है पूर्वीपन। सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है क्या, पूर्वीपन। देखते हैं इसके बारे में और विस्तार से क्या बताया गया है पूरे सदल मिश्र के बारे में, इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं सदल मिश्र जी के बारे में। यहाँ पे बताया गया है, सदल मिश्र बिहार प्रांत के शाहबाद जिले के धुब्रडीहा गांव के रहने वाले थे। शाक्य द्वीपीय ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम नंदमणि मिश्र था। कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी विभाग के अध्यापक थे, इसको हमें याद रखना है। सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है, कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यापक थे कौन, सदल मिश्र। जहाँ तक मुझे याद है सदल मिश्र की एक कहानी भी है, नासिकेतुपाख्यानम, जिसके लेखक भी रहे हैं। हिंदी की प्रथम कहानियों में एक गिनी जाती है, इसको भी हमें याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर हम देखते हैं सदल मिश्र के बारे में। सदल मिश्र की जो भाषा थी वह मुख्य रूप से, सदल मिश्र का प्रारंभिक खड़ी बोली गद्य लेखकों में विशेष महत्व है, और इनकी भाषा थी जो ब्रज भाषा, पूर्वीपन और बांग्ला, इन तीनों का प्रभाव इनमें स्पष्ट दिखाई देता है। पूर्वीपन मतलब जो पूरब की साइड भाषाएं बोली जाती हैं, जो आपकी पूर्वी राज्य हैं। इसके अलावा खड़ी बोली और ब्रज भाषा का भी इनमें जो है मिला जुला रूप देखने को मिलता है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आया है, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है। साथियों रानी केतकी की कहानी के लेखक है इंसा अल्लाह खां। सदल मिश्र जो है वह जो है नासिकेतुपाख्यानम के हैं, और इसके अलावा जो हिंदी की प्रथम कहानियां हैं उनमें से एक एक गिनी जाती हैं। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। साथियों हमारा आज का अगला प्रश्न है, लल्लू लाल जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो साथियों इसका राइट आंसर है, लल्लू लाल जी का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है वह है प्रेम सागर। इसको भी हमें याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे जब आप तैयारी करते हैं और आप पेपर देने जाएंगे। ये काफ़ी लेवल के प्रश्न हैं। आपकी यदि तैयारी थोड़ी सी अच्छी है, निश्चित ही आपको क्वेश्चन पढ़ने में मजा आएगा, और ये क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके बाद बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे वही फिर से पुनः क्वेश्चन रिपीट हुआ है, प्रेम सागर किसकी रचना है। तो इसका भी राइट आंसर हमारा लल्लू लाल है। लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर किसकी रचना, लल्लू लाल की। बात एक ही है, हम इसको याद रख लेना है। तो प्रेम सागर किसकी रचना है, लल्लू लाल की। इसको हमें याद रखना है, और इसको याद रखने के लिए आपको याद रख सकते हैं, बहुत सारे लोग प्रेम में बिल्कुल पागल बने घूमते हैं, लल्लू लाल वाले घूमते हैं, तो प्रेम में इतने भी पागल नहीं होना है, इसको हम इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो ये है प्रेम सागर, लल्लू लाल की रचना। सदल मिश्र की रचना दूसरी थी जो मैंने आपको अभी बताई थी। तो साथियों इस तरीके से मैंने बताया आपको कि सदल मिश्र की जो रचना थी वह थी आपकी नासिकेतुपाख्यानम। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं इंसा अल्लाह खां। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, और लल्लू लाल की रचना है आपकी प्रेम सागर। इस तरीके से 3 रचनाएं भी हमें याद रखना है। आज की इस वीडियो में इतना ही। निश्चित ही आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। समय समय पर आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। क्वेश्चन का लेवल कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको कंटेंट एक नंबर मिलेगा। यदि आप इस पर रेगुलर तैयारी करते हैं तो निश्चित ही आपको तैयारी में बहुत मदद मिलेगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।